हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 18 नवंबर 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन आंसर नहीं देखना, हम साथ में क्वेश्चन और आंसर को समझते भी चलेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 2022, 2021 और 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल पर जाके जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो आज हम 18 नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करिएगा हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है कोहलर से। देखिए, अगर आपने देखिए 3 ही सेट लगाया, लेकिन आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं मेरे बताने से नहीं। अगर आपने ढंग से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ में, तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो आपको लेवल पेपर का क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ये सारा सब कुछ आपको पता चल जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स से ही लेकर आप महारत हासिल कर पाएंगे। ठीक है, यूपी टेट की परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओगे, आपने सीटेट की परीक्षा दी है, आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, तब आपको खुद पता चल रहा होगा, है ना। जो कुछ पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। ठीक है, कोहलर ने देखिए सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया हुआ था। तो ये क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है? पहला ऑप्शन में कहा गया है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ये कहना चाहते थे कि व्यक्ति जो है वो पशु से श्रेष्ठ है। इनका सीखने का मतलब ये नहीं था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका होने से रहा। सेकंड में कहा जा रहा है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। कहा जा रहा है कि सीखना जो है वो स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। तो देखिए, जब इन्होंने कोहलर ने अपना प्रयोग किया था, तो देखिए इन्होंने सूझ पर किया था। तो सूझ कैसे होता है? अचानक होता है ना। आइडियाज, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में अचानक आ जाती है, तो जिसे हम सूझ कहते हैं ना। इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया हुआ था। तो सूझ कैसे होते हैं? दिमाग से ही तो सोचोगे ना। तो यह संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, ना कि जो है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। तो आपका सेकंड भी नहीं होगा, आंसर आपका होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। यह संज्ञानात्मक कार्य है। ठीक है, सूझ भी आपके दिमाग से होगी ना, कॉग्निशन से होगी ना। तो ये कॉग्निटिव ऑपरेशन होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा और साथ में आंसर को समझते और करते चलिएगा। ठीक है, सेकंड में जा रहा है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगर कोई भी आप नई भाषा सीख रहे हो तो कहाँ से आप प्रारंभ करोगे? सबसे पहले आप वाक्यों के निर्माण से, सबसे पहले आप वाक्य पे नहीं पहुंचोगे ना। सबसे पहले अक्षर आएगा, उसके बाद शब्द आएगा, है ना। तो शब्दों के निर्माण से सबसे पहले शब्द भी नहीं पता होना चाहिए, पहले तो अक्षर तो पहचानो। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से आप जो है कोई भी नई भाषा सीखना चाहते हो, तब आप सीख पाओगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सेकंड इसलिए देखिए, सबसे पहले आप वाक्य को थोड़ी ना समझोगे, सबसे पहले आप अक्षर देखोगे, है ना, लेटर जिसे कहते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। देखिए, अगर प्लीज कोई भी डाउट रहा करे, कुछ भी रहा करे, तो कमेंट जरूर क्या करें। ठीक है, अगर आप हमें कुछ बताओगे नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा, है ना, कि हम आपके लिए जो भी कुछ बना रहे हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, देखिए इसका पीडीएफ जो है, पूरा पेपर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमने शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ जो है इस पेपर का पीडीएफ एक बार देख के एक बार मेरे साथ सॉल्व किया करें, उसके बाद एक बार खुद से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर लिया करें। ये आपके लिए एनफ हो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र जो है वो शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा क्या होती है? जैसे कि पहले भी पूछा गया, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये समझा है। समावेशी क्या होता है? हमें हर बच्चों को समावेश करना, समावेशी शिक्षा, हर बच्चे को समावेश करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? केवल विशिष्ट छात्र होंगे, केवल लग गया है, वैसे ही ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। सामान्य और विशिष्ट, ये बात तो ठीक लग रही है। केवल सामान्य, तो ये भी गलत हो जाएगा। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली ही आएंगे, मतलब और कोई छात्र नहीं आएगा, है ना, सामान्य बच्चा नहीं आएगा, इसलिए आपका फोर्थ भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। 4 में कहा जा रहा है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी आपको बताना है, जो कि सीटेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो जो गणित संबंधी जो अक्षमता होती है वो किससे होता है? गणना दोष, जिसे आप डिसकैलकुलिया बोलते हो। ठीक,
पठन यहाँ पढ़ने से संबंधित नहीं है, तो पठन दोष तो आपका होगा नहीं। नीरसता संबंधी दोष ये भी नहीं होगा। ये गणना संबंधी होगा, डिसकैलकुलिया होगा। अगर गणित आ रहा है तो डिसकैलकुलिया, ठीक है, गणना संबंधी। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। कहा जा रहा है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, आपको बताना है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, समावेशीकरण मतलब समावेशीकरण आपको, अगर आपको देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना, समावेशीकरण मतलब समावेश करना है हमें, सफलता के लिए समावेश करना है, इतना तो समझ आ रहा है ना, कुछ तो समझ आ रहा है इतना। अगर इतना समझ आ रहा है तो देखिए, समावेश का मतलब तो क्षमता निर्माण का अभाव, तो क्षमता निर्माण का अभाव इसमें आएगा नहीं। अभिभावकों की भागीदारी ना होना, अगर होना होता तब तो हम ले लेते, लेकिन ना लगा हुआ है तो ये भी आपका नहीं होगा। अलगाव तो आपको करना ही नहीं है समावेश में, तो संवेदनशीलता है। ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप संवेदनशील रहेंगे तो जो बच्चा जो है पिछड़ा हुआ बालक है, वो अन्य के साथ जो है, अगर आप संवेदनशील रहेंगे तो उसका भी समावेशीकरण हो जाएगा। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। 6 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व कौन सा नहीं है, आपको बताना है। देखिए, बिहेवियर, सबसे पहले व्यवहारात्मक, तो ये तो आपको संवेग में हो जाएगा। संज्ञानात्मक, ये भी आपका संवेग, ठीक है, ये भी आपका संवेग में हो जाएगा। दैहिक, एक है दैहिक और एक है संवेदी। तो जो संवेदी है ये आपका संवेग से रिलेटेड नहीं है, सेंसरी। ठीक है, ये आपका संवेग से रिलेटेड नहीं है, बाकी ये तीनों आपके संवेग से रिलेटेड है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, केवल 3 सेट आपने लगाया होगा तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है। ठीक है, इसमें कहा गया संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम आपको बताना है, जो ब्लूम ने दिया हुआ था। कब दिया था ब्लूम ने, कब दिया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ब्लूम ने दिया था। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले आएगा ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले आप नॉलेज क्या कर रहे हो, ज्ञान को क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ज्ञान आएगा, उसके बाद बोध आएगा, समझोगे, समझने के बाद आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, प्रयोग करोगे, उसके बाद विश्लेषण, है ना, चीजों, विश्लेषण में क्या होता है, जो अलग अलग करना, उसके बाद संश्लेषण, इकट्ठा करोगे, उसके बाद क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे। ठीक, पहले में दिया गया है ज्ञान, देखो सबसे लास्ट में तो मूल्यांकन आपका होता है, तो सेकंड इसमें ज्ञान दिया है, इसमें ज्ञान दिया, तो ये दोनों तो आपका होगा नहीं। ठीक है, इसमें ज्ञान के बाद अनुप्रयोग दे दिया गया, इसलिए फर्स्ट भी नहीं होगा। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये आपका ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम हो जाएगा। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। 8 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से प्लीज पढ़िएगा, नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, केवल 3 सेट हमने लगाया है, उसी से कह रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बात हमारी समझ आ रही है कि नहीं। अगर आप देखिए सारे क्वेश्चन पेपर आप एकदम इकट्ठा करके ना रखें, पेपर आ जाएगा सर पे, तो इतना सारा प्रीवियस ईयर पेपर आप ना तो ढंग से लगाएंगे ना तो समझेंगे। ठीक है, जो हम देखिए डेली अपलोडेड भी नहीं होती है, किसी दिन CTP हो जाती है, किसी दिन हिंदी हो जाती है, किसी दिन साइंस की अपलोड हो जाती है वीडियो। तो जब एक एक वीडियो आपको मिल रही है तो प्लीज़ जो मिल रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, है ना। ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो ज़्यादा हजम नहीं होगा। एक दिन अगर 4 दिन का खाना आपको 4 दिन नहीं खाओगे, एक ही दिन सोचोगे डायरेक्ट 4 दिन का खाना हजम कर लें, तो नहीं हो पाएगा ना। कर तो लेगा लेकिन ठीक नहीं हो पाएगा, फिर 2 दिन फिर वैसे ही, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरा मतलब ये है कि डेली जो है पढ़ा करो, है ना, इकट्ठा करके ना रखो, वो आपके बोझ हो जाएगा, फिर पढ़ा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके लिए दिक्कत होगी। बताना हमारा काम है, काम करना आपका है। ठीक है, देखिएगा निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, बताइए। ऑटोक्रेटिक, देखिए हमने कहा है कि टीचर को क्या करना है, टीचर को ऑटोक्रेटिक नहीं होता है, मतलब स्वेच्छाचारी, मतलब टीचर अपनी मर्जी से करेगा। फिर बच्चे बैठे किस लिए हुए, ना, हमें छात्र को देख के चलना है ना, बच्चे के हित में कार्य करना है। डेमोक्रेटिक होता है, ये ठीक होता है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो टीचर को जहाँ भी आपको देखिए कोई कोई वर्ड होता है ना, तो उसे आप इंग्लिश में याद रखें तो वो बेहतर होगा। ठीक है, तो स्वेच्छाचारी जो है ये टीचर को नहीं होना चाहिए, कि टीचर अपनी मन मर्जी से जो भी काम करेगा अपनी मन मर्जी से चलाएगा, नहीं करना है। टीचर को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये बात तो ठीक है। और ये सहानुभूतिपूर्ण ये भी होना चाहिए। ठीक है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला ये भी ठीक है, लेकिन इससे तो ठीक ही है। ठीक है, तो हमें बेहतर ऑप्शन देखना होता है। अगर ये स्वेच्छाचारी ना होता तब हम फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे। ये भी आपका ठीक नहीं है ज़्यादा। वांछनीय सूचनाएं मतलब जैसे आपको हम CDP पढ़ा रहे हैं,
अब आपको सीयूपी टेट की परीक्षा देना है ना, अब आपको अलग सिलेबस तो हम पढ़ाएंगे नहीं, जो ला के नीट का पढ़ाने लग जाएंगे, है ना। तो वांछनीय सूचनाएं देना, तो ये भी आपका ठीक ही है, लेकिन टीचर को जो है वो ऑटोक्रेटिक नहीं होना है, स्वेच्छाचारी नहीं होना है। ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है अच्छे शिक्षण की, तो पहला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अब देखिए ये तो प्योर फैक्ट है। प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम द्वारा, मैस्लो के द्वारा। देखिए मैस्लो ने तो दिया नहीं है, ठीक है, स्किनर भी आपके गए, और ये हर्जबर्ग ये भी नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विक्टर ब्रूम ने दिया है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। 10 में कहा जा रहा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, आपको बताना है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है बताइएगा। मॉडल इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजर, मॉडल इज रिलेटेड विद बताइएगा। ये आपका व्यक्तिक सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण है, व्यवहार परिमार्जन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो जाएगा। थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, आपको बताना है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए बताना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स के लिए कौन सा उपयोगी है, आपको बताना है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। अच्छा, रेखीय, रेखीय तो आपका होगा नहीं है। शाखीय, ब्रांचिंग प्रोग्राम, ये भी नहीं होगा। तैयारी व अर्जन, या कौशल एक गति है ना कि उद्देश्य है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑफिशियल आंसर जो है ये पहला ऑप्शन माना गया था। फोर्थ भी सही हो सकता था, लेकिन फर्स्ट जो है वो ऑफिशियल माना गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। 12 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, आपको बताना है। बताइए, शिक्षण का सूत्र तो आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में भी पढ़ रखा होगा, डीएलएड या बीएड में पढ़ रखा होगा। सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये तो है शिक्षण का सूत्र, आपसे नहीं पूछा हुआ है तो पहला तो है, ये तो होगा नहीं। अनिश्चित से निश्चित की ओर, मतलब जो कुछ आपको पता ना हो, फिर निश्चित की ओर, ये भी आपका ठीक ही है, तो आपसे नहीं पूछा हुआ है इसलिए ये भी नहीं होगा। दृश्य से अदृश्य की ओर, मतलब सीन टू अनसीन, मतलब ये भी तो आपका ठीक है। लेकिन जो निगमन से आगमन की ओर, ये उल्टा दिया हुआ है। आगमन से निगमन होता है ना, उदाहरण से नियम की ओर होता है, ये शिक्षण का सूत्र होता है, ये उल्टा दिया हुआ है, तो कौन सा नहीं है ये बताना था। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निगमन से आगमन की ओर। बहुत लोगों ने इसका आंसर सेकंड किया होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये गलत आपको लग रहा है ना, लेकिन ये नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा ना, आगमन से निगमन होता है, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है, इसलिए फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। 13 में कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है, ये भी आपको बताना है। बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, कौन सा होता है। सबसे पहले आप टीचिंग करने जाओगे तो कौन सा पद आपका रहेगा, पहले आप शिक्षण करने लग जाओगे, पहला प्रस्तावना करने, या आपको फीडबैक पहले ही मिलने लग जाएगा, तो पहला तो आपका बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले आपको फीडबैक मिलेगा, ये भी गलत। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, योजना बनाओगे, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रथम पद आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। 14 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध स्तर जो आपने ब्लूम ने दिया है ज्ञान, ठीक है, बोध स्तर, तो इसमें शिक्षण में कौन सा शामिल है, बोध स्तर में कौन सा शामिल है, आपको बताना है। तो पृथकीकरण ये नहीं है, तुलना, अनुप्रयोग या अन्वेषण। तो अवबोध में जो है, अवबोध समझ में आपका, अन्वेषण फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। 15 में कहा जा रहा है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। बताइए, शैक्षिक सुधार आपको, देखिए अगर आपको कुछ, अगर क्वेश्चन में आए, जैसे क्वेश्चन आप बहुत टफ लैंग्वेज अगर दिख जाए, तो आप क्या करा करें, जो कुछ भी समझ में आ रहा है, जो वर्ड आपको समझ में आ रहा है, वहीं से क्वेश्चन का आंसर करें। जैसे कि शैक्षिक सुधार, मतलब आपको टीचिंग में सुधार के लिए प्रभाव, ठीक है, इतना इतना समझिए कि शैक्षिक सुधार करना है आपको, ठीक है, तो कब संभव होगा, ऑप्शन को पढ़िए। देखिए हम इसी तरीके से आंसर दे रहे हैं, जैसे जिसको कुछ ना आता हो वो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे सकता है, ठीक है। और खासकर ये जो ऑप्शन वाले होते हैं ना, यहाँ तो आप एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो। इसमें देखिए पहले में कहा जा रहा है जब खंड सकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, चलो कहीं भी निगेटिव नहीं लग रहा है, तो मतलब ये तो सही है। ठीक,
और सेकंड में कहा जा रहा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी ठीक है। ठीक, और अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, बिल्कुल मौजूद होनी चाहिए, तभी टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो बात तो हमें तीनों ठीक लग रही है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, ठीक है, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको हमने बुलाया, ठीक है, हमने आपको बुलाया रीमा सीमा, कोई भी नाम हो, आपको मैंने बुलाया आपको, तब आप कैसे व्यक्त करोगे, क्या बोलोगे आप? दृष्टि संवेदक केवल अगर हम आपको बुला रहे हैं तो आप हमें देखोगे नहीं ना, बोलोगे ना, ध्वनि संवेदना करोगे ना, ऐसा थोड़ी ना दृष्टि संवेदना करोगे, तो ये तो आपका होगा नहीं। आप स्पर्श करोगे, हम आपको बुला रहे हैं तो आप स्पर्श करोगे, ये तो कहीं रिलेट नहीं कर रहा। ठीक, तो ध्वनि संवेदना के द्वारा तब आप बोलोगे, हम आपको बुलाएंगे तब बोलोगे हाँ, कुछ तो बोलोगे ना, रिप्लाई करोगे, तो आप ध्वनि संवेदना के द्वारा जो है अनुक्रिया अपनी प्रकट करोगे। ठीक है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष संवेदना ये भी आपका होगा नहीं, तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ आया होगा। 17 पढ़िएगा। प्याजे से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्लीज जो अगर आपको हिंदी ना समझ में आया करो तो एक बार इंग्लिश की तरफ चले जाया करें। ठीक, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी अवधि बतानी है। ठीक, तो प्याजे ने जो है 4 अवस्था बताई थी, जिसे आप याद कर सकते हो SPCF से SPCF। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, प्री ऑपरेशनल पूछा है, मतलब सेकंड वाला पूछा है ना, ये सेंसरी मोटर, ये प्री ऑपरेशनल, ये कंक्रीट ऑपरेशनल, ये फॉर्मल। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, सेकंड में कहाँ आएगा 2 से 7, तीसरा है 7 से 11 और ये 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि पूछी है, तो मतलब 2 से 7 वर्ष कहीं दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। 18 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ। बाल्यावस्था में बच्चों को भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं हो जाती है ना। अभी आप देखिए, बच्चे ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं तो ये नहीं पता चलता है उन्हें कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, आपने भी अगर किया होगा तो आपको भी, जब बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे कि ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि भविष्य में उनका कहाँ एकदम सूझबूझ एकदम कर लेते हैं ना, तो ये नहीं है। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता ये आपकी नहीं होगी, तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तो रुचि हो सकती है ना, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा तर्क करने लगता है, जब तर्क करने लग रहा है तो वो काल्पनिक कथाओं में रुचि तो लेगा, तो ये तो हो जाएगी बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, बिल्कुल तार्किक शक्ति बढ़ती है बाल्यावस्था में, ये भी आपका हो जाएगा। काल्पनिक भयों का अंत, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ये आपका बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। 19 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है, तो कौन भाषा विकास से संबद्ध है आपको बताना है। भाषा विकास से कौन संबंध है, ये आपका सीटेड का क्वेश्चन है, बताइए। बिने, अल्फ्रेड बिने तो है नहीं, मैस्लो भी नहीं है, पैलो भी नहीं है, तो व्यवहार से संबंधित है। ये आपके चोम्स्की हैं, ये भाषा विकास से संबंधित, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। 20 में कहा जा रहा है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, बताइए। ये तो एकदम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइएगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, अधिगम के प्रयास एवं भूल के। ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। 21 में कहा जा रहा है, देखिए 21 पढ़िएगा। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, आपको बताना है। गिरोह मतलब गैंग एज। ठीक है, तो गैंग एज आपकी कब होती है, बताइए। आयु कब होती है, जब बच्चे गैंग बनाने लग जाते हैं, ग्रुप बनाने लग जाते हैं, तो ये आपकी लगभग 16 से 19 में नहीं आएगी, 3 से 6 में तो आएगी नहीं, 16 से 19 ये तो 2 बार दे दिया है, तो ये बाल्यावस्था ये कहाँ आएगी, ये 8 से 10 में आएगी। ठीक, 8 से 10, देखिए आपने प्याजी पढ़ते हो तो 7 से 10 में बच्चा क्या करता है, कॉन्क्रीट आता है ना, तो बाल्यावस्था में कॉन्क्रीट आपका आ जाता है, तर्क करने के लिए लगता है बच्चा, तो वो 7 से 10 पढ़ते हो ना, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, तो 8 से 10 तो ये रिलेट कर रहा है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे 8 से 10
एज में जब बच्चे आते हैं तो वो गैंग बनाने लग जाते हैं, ग्रुप बनाने लग जाते हैं। थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्याजे से दोबारा क्वेश्चन पूछा गया आपका। कहा जा रहा है कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? बताइए तृतीय अवस्था। SPCF अभी हमने आपको बताया। तो तृतीय अवस्था कॉन्क्रीट आ रहा है, तो कॉन्क्रीट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब केवल अवस्था पूछा हुआ था, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन था। 23 पढ़िएगा। 23 में कहा जा रहा है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, आपको बताना है। निम्न में से 23 पढ़िएगा। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है, आपको बताना है। देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक में विषय वस्तु का स्वरूप कहीं आएगा? बताइए। अधिगम की इच्छा, ये भी आपका मनोवैज्ञानिक फैक्टर से आपका रिलेट कर रहा है। ठीक है, प्रेरणा भी आपके मनोवैज्ञानिक फैक्टर से रिलेट कर रहा है, रुचि भी हो जाएगी, लेकिन जो विषय वस्तु का स्वरूप है ये तो बाहर है, ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं लगा हुआ था, प्लीज ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। 24 में कहा जा रहा है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, आपको बताना है। सामाजिक मूल्य कौन सा है, आपको बताना है। सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। देखिए, ये जो सहायता परक व्यवहार है ये सामाजिक मूल्य है। सहायता परक व्यवहार आप कब करते हो? समाज में करते हो ना, तो ये सामाजिक मूल्य से रिलेट हो जाएगा। प्राथमिक लक्ष्य जो है ये सामाजिक मूल्य लग रहा है आपको? जो आपका लक्ष्य है ये सामाजिक मूल्य है? नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। मूल प्रवृत्ति ये भी नहीं होगी। आक्रामकता की जो आवश्यकता है ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो सहायता परक व्यवहार जो है ये सामाजिक मूल्य हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, 6 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं, आपको बताना है। बताइएगा। पश्च अन्वेषण, ये जो है देखिए, पश्च अन्वेषण मतलब खोज, ये आपका स्वतः शोध से रिलेटेड हो जाएगा। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ये जो आंसर हम आपको बता रहे हैं, साथ में समझा भी रहे हैं, ये सारे ऑफिशियल हैं। ठीक, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो ये आपके एबिंगास ने कहा है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। ठीक, ये सारा प्योर फैक्ट है, इसमें क्या ही समझाना, बताइए। एबिंगास ये तो आपको डायरेक्ट बताना था ना। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा। 27 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम आपको बता सकते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने 3 से अगर हमारे साथ लगाया होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, हमें कुछ बताएंगे नहीं, तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड भी नहीं करेंगे। जब हमें आप कुछ बताएंगे नहीं तो हम बताइए अपलोड क्या ही करेंगे। आपको हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं विद ऑफिशियल आंसर के साथ में, तो आप तो इतना कर सकते हो ना। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। इतना कर में क्या ही जा रहा है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है आपका। बताइएगा, निम्न में से थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने 3 क्या दिए थे, मुख्य नियम दिए थे, और 5 आपके गौड़ नियम दिए थे। तो आपसे पूछा है कि प्राथमिक नियम मतलब मुख्य नियम में कौन सा शामिल नहीं है? तो पहला देखिए, अभ्यास का नियम ये इनका मुख्य का नियम है, प्रभाव का नियम ये भी मुख्य नियम है, और तत्परता का नियम ये तीनों इनका मुख्य नियम है। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन दिया है ये प्राथमिक नियम में इनके शामिल नहीं है। प्राथमिक मतलब मुख्य नियम, ठीक, गौड़ मतलब दूसरा नियम, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये तीनों आपका मुख्य नियम प्राथमिक नियम हो जाएगा। पहला नहीं है तो कौन सा नहीं था, यही पूछा हुआ था, तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, बताना है आपको। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, तर्क पर बल थोड़ी ना देता है, चिंतन पर भी नहीं देता, अभिप्रेरणा भी नहीं देता, ये व्यवहार से रिलेटेड है, व्यवहार पर बल देता है। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप एक ही पढ़ लेते हो कि थॉर्नडाइक ने ये नियम दिया है ना, स्किनर ने ये नियम दिया है, तो 1 2 3 नाम होते हैं, तो दोनों तीनों नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने समीपस्थ अनुबंधन कहीं पढ़ा, प्राचीन अनुबंधन पढ़ा, चिन्ह अनुबंधन पढ़ा, तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 30। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना पड़ेगा। ठीक, इतना तो कर ही सकते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, आपको बताना। विशेषता नहीं है, सारे क्वेश्चन में सीटेट में नहीं लगा रखा है, सॉरी सीटेट नहीं, यूपी टेट में सब में नहीं लगा रखा है, सीटेट के एग्जाम में भी नहीं लगता है। कहा जा रहा है निम्न में से अधिगम की एक विशेषता कौन सी नहीं है, आपको बताना है। बताइएगा कौन सी नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अच्छा, आप अधिगम को अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हो, ये तो एकदम विशेषता नहीं है, पहला ही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम पढ़ेंगे सेकंड ऑप्शन, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल ये सही बात है, ये विशेषता है, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। देखिए व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, जैसे आप साइकिल चलाना सीख गए हो तो आप 2-3 साल बाद भी अगर आप चलाओगे, अगर आप मोटरसाइकिल भी चलाना सीख रहे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, तो जो साइकिल चलाना सीखो वो आपका हेल्प करेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा, कोई भी चीज़ है। तीसरे में कहा जा रहा है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। बिल्कुल ये भी सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। बिल्कुल गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है, ये भी ठीक है। आपका एक गोल है ना, यूपी टेट आपको पास करना है ना, तभी तो आप ये पढ़ रहे हो ना, नहीं तो आप सीटीपी पढ़ने आओगे। अगर सीटीपी यूपी टेट में नहीं आएगी तो आप पढ़ने आओगे नहीं ना। तो आपका गोल है यूपी टेट, तो गोल में आपको यूपी टेट में सीटीपी पढ़ना है, तब आप पढ़ रहे हो, तो ये आपका ये भी विशेषता हो जाएगी। कौन सा विशेषता नहीं है ये पूछा हुआ था, तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे पूरे 30 क्वेश्चन सीडीपी के 18 नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर विद आंसर, ऑफिशियल आंसर के साथ हमने आपको समझाया। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 2022 का, 2021 का, 2020 का सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा कहना है कि ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही रिपीट होते हैं। ठीक है, और किसी भी टीचिंग अपडेट के लिए अगर आप एकदम अपडेट रहना चाहते हो तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप या एक्स ऐप्स ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको कोई फॉर्म आता है तो आपको बताया जाता है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लासेस आपको कैसे लगी। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये CDP का पेपर था। ठीक है, धन्यवाद।